फिर से सुन लीजिए बेटा। फर्स्ट है निर्वाचन क्षेत्र, पहला कि चुनाव की दृष्टि से हमने देश को विभिन्न क्षेत्रों में डिवाइड कर दिया, उसी को हम बोलते हैं निर्वाचन क्षेत्र। जैसे लोकसभा के लिए हमने क्षेत्र डिवाइड कर दिए 545, तो इतने ही कैंडिडेट लोकसभा के लिए जाएंगे। ठीक है, ये तो कहलाता है चुनाव निर्वाचन क्षेत्र, क्योंकि चुनाव कराने हैं पूरे देश में, एक साथ हो नहीं सकते, उसको हमें थोड़े थोड़े टाइम पीरियड बाद कराने पड़ते हैं, है ना। तो ये कहलाया आपका निर्वाचन क्षेत्र। दूसरा है आरक्षित सीट। आरक्षित यानी कि रिजर्वेशन। रिजर्वेशन सीट जो होती है कि कुछ जो पिछड़ी जातियां थी उनके डेवलपमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट ने कि उनको भी हमें समानता का अधिकार देना है, क्योंकि हमारे मौलिक अधिकार में है। तो जब अंबेडकर जी ने पृथक निर्वाचन क्षेत्र की डिमांड करी थी ब्रिटिश सरकार के साथ, तो उनकी बात को गांधी जी ने अस्वीकार किया था। तो गांधी जी ने जब अनशन शुरू किया तो अंबेडकर जी उनके अनशन को खत्म करके गांधी जी के साथ इस समझौते पर तैयार हुए कि जो पिछड़ा वर्ग है, जो हमारा पिछड़ा वर्ग है एससी और एसटी, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम अपने निर्वाचन क्षेत्र में से उनकी सीटों को आरक्षित कर देंगे। ठीक है, इस बात पर समझौता हुआ था गांधी जी और अंबेडकर के बीच में, जिसको हम पूना पैक्ट के नाम से भी जानते हैं। तो पूना पैक्ट पर जब हस्ताक्षर हुए थे वो आरक्षित सीट को ही लेकर हुए थे, आरक्षित क्षेत्र को ही लेकर हुए थे कि कुछ जातियों के लिए लोकसभा में सीटें आरक्षित कर दी जाए। तो जैसे लोकसभा में एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47 सीट आरक्षित कर दी गई कि उन क्षेत्र में वहीं की जाति के लोग खड़े होंगे और चुनाव में भाग लेंगे। तीसरा आता है विशेष बहुमत। क्या होता है? विशेष बहुमत और साधारण बहुमत दो होते हैं, है ना। दो तरह के बहुमत होते हैं, पहला होता है साधारण और दूसरा होता है विशेष बहुमत। साधारण बहुमत में तो हमारे टोटल कैंडिडेट का 2/3 हिस्सा बहुमत के लिए एग्री किया जाता है, लेकिन विशेष बहुमत में यदि कोई मीटिंग बुलाई गई है और कोई बहुमत पास होना है तो उसमें जितने लोग उपस्थित होते हैं उनका 2/3 बहुमत ही विशेष बहुमत कहलाता है। जैसे कि किसी मीटिंग में सिर्फ टोटल है तो वैसे उसमें 50 लोग आए हैं तो 50 लोगों का 2/3 हो जाएगा आपका 34, यानी कि 34 लोग उस जो बहुमत पेश किया गया है, जो मुद्दा बिल पे विधेयक पेश किया गया है उस चीज से एग्री होने चाहिए। तो उसको अगर वो एग्री हो जाते हैं तो वो हमारा कहलाता है विशेष बहुमत। विशेष बहुमत 4 जो होती हैं स्थितियों में ही लागू होता है, यानी कि यदि हमें किसी संविधान को मतलब अपने संविधान में संशोधन करना हो तब हमें विशेष बहुमत की जरूरत पड़ती है, या विशेष बहुमत का उस समय हम प्रयोग करते हैं, या हमें न्यायाधीश के लिए महाअभियोग वाला प्रोसीजर चलाना है तब विशेष बहुमत को अप्लाई किया जाता है, या राष्ट्रपति के लिए। तो यह चुनाव जो इलेक्शन कमीशन होता है उसको पद से हटाने के लिए विशेष बहुमत के प्रोसीजर को अपनाया जाता है। ठीक है, तो आपके इस तरह के और एक पृथक निर्वाचन मंडल आपको मैंने समझा ही दिया कि क्या था। 5th आता है परिसीमन, वर्ड भी यूज हुआ है, परिसीमन आयोग आया है ना इसमें। परिसीमन इंग्लिश आयोग में क्या बोलेंगे? इंग्लिश में बेटा अभी देख, इंग्लिश में क्या बोलेंगे अभी बता देती हूँ अभी आपको। जो आपका चुनाव इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन में भी एक परिसीमन जो आपकी बाउंड्री को निश्चित करता है, सीमा को, इसका मतलब जो है डिलिमिटेशन कमीशन। डिलिमिटेशन जो कमीशन होता है जो सीमा निर्धारित करता है कि किस क्षेत्र किस एरिया की बाउंड्री, हाँ
किस एरिया की बाउंड्री कहाँ तक आएगी, जो क्षेत्र हमने डिवाइड करे हैं ना, उसमें क्षेत्र को ये आयोग डिवाइड करता है कि जो 543 जो एरिया है वो कहाँ तक होंगे, उसकी बाउंड्री कहाँ तक होगी, डीलिमिटेशन कमीशन इसको निश्चित करता है। क्लियर आ रही है मेरी बात? कोई बात नहीं, टाइम हो यस वाला मैम। क्लियर। परिसीमन आयोग उसको कहते हैं जो निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को निश्चित करता है। डीलिमिटेशन वर्ड होता है कमीशन, है ना। चुनाव आयोग के साथ ही इसका गठन किया जाता है जो निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं को निर्धारित करता है, तो इसको हम बोलते हैं परिसीमन या डीलिमिटेशन कमीशन। ठीक है बेटा, तो ये 5 तरह के वर्ड होते हैं, इनको आपको चुनाव में यूज किए जाते हैं। चुनाव में पहला निर्वाचन क्षेत्र, दूसरा आरक्षित सीट, तीसरा विशेष बहुमत, पृथक निर्वाचन और परिसीमन आयोग, और छठा क्या है, चुनाव आयोग। चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, है ना। अब कमीशन, आयोग मीन्स कमीशन। अब जितने भी हमारे पूरा जब तक इलेक्शन का प्रोसीजर चलेगा, इलेक्शन का प्रोसीजर जब तक चलता रहेगा तब तक ये वर्क करेगा। इसके पूरा जो पावर होगी वो इलेक्शन कमीशन के हाथ में होती है, चुनाव कराने से लेकर, है ना, और चुनाव का डिक्लेरेशन तक की पूरी जिम्मेवारी जो होती है वो इलेक्शन कमीशन की होती है। क्लियर हुआ बेटा? अब आपने देखा होगा कि जब इलेक्शन होते हैं तो बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन जो होता है वो निर्वाचन क्षेत्र को निश्चित करता है ना, कि कैसे होगा। फिर वोटर लिस्ट को करता है ना। पहला तो ये क्या करेंगे, निर्वाचन क्षेत्र को, दूसरा करेंगे वोटर लिस्ट, निर्वाचन क्षेत्र, दूसरा है वोटर लिस्ट को चेक करना, मतदाता जिसको हिंदी में बोलते हैं मतदाता सूची। वोटर लिस्ट क्यों चेक की जाती है? वोटर लिस्ट मैम क्योंकि हर बार जो हर 5 साल में जब चुनाव होते हैं तो जो लोग होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। हाँ बिल्कुल ठीक, कि आपकी वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन इसलिए होता है कि इलेक्शन हमारे कितने साल बाद हो रहे हैं, 5 साल बाद। अब 5 साल में कुछ नए कैंडिडेट भी जुड़ेंगे और कुछ जो पुराने कैंडिडेट हैं वो हटेंगे भी, या तो उनका ट्रांसफर हो गया हो या वो अब नहीं रहे हो, तो उन्हें क्या किया जाएगा, डिलीट किया जाता है। नए वालों को जोड़ा जाएगा और पुराने वालों को हटाया जाएगा। इसीलिए उस मतदाता सूची का वेरिफिकेशन किया जाता है, क्योंकि नए वाले बहुत सारे ऐड होंगे, क्योंकि 5 साल में बहुत सारे बच्चे किस एज तक के हो जाएंगे, 18 वर्ष के, क्योंकि वोट देने की जो आयु है वो 18 वर्ष निश्चित की गई है कि 18 वर्ष की आयु वाले चुनाव में भागीदारी करेंगे। तो नए वाले क्या होंगे, ऐड होंगे, और पुराने वाले क्या होंगे, डिलीट हो जाएंगे। तो पहला काम हुआ चुनाव आयोग का निर्वाचन क्षेत्र, दूसरा हुआ मतदाता सूची करना, है ना, आपकी वोटर लिस्ट तैयार करना। तीसरा क्या होगा, तीसरा क्या होता है, पढ़ चुके हो सारा, मत देने का समय तय करना। अब तीसरा क्या होगा, जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं उनका नामांकन करना, यानी कि उनका नॉमिनेशन करना, उनका रजिस्ट्रेशन करना, है ना, उसको बोलते हैं नामांकन करना। नामांकन करना, नामांकन किसका, जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। भाई सपोज करो मेरी इच्छा है इलेक्शन लड़ने की, तो इलेक्शन लड़ने के लिए पहले तो मेरी एज क्या होनी चाहिए, 25 होनी चाहिए, है ना, मैं भारत का नागरिक होनी चाहिए, मेरे खिलाफ कोई केस फाइल ना हो, तो ये तो उसके लिए वो होनी चाहिए। प्लस मुझे क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, नामांकन करना पड़ेगा, मुझे अपना नाम नॉमिनेट वहां लिखवाना पड़ेगा कि मैं भी चुनाव में खड़ा होना चाहता हूँ। चौथा क्या होता है, उनको चुनाव चिन्ह देना, जो साइन होता है इलेक्शन, जिस पार्टी से आप खड़े हो रहे हो, आप किस पार्टी से खड़े हुए हो,
उसका जो साइन होता है वो देना हो, चुनाव चिन्ह देना। क्लियर हो गया बेटा? क्या है? चुनाव चिन्ह देना। ठीक, चुनाव चिन्ह कि जिस पार्टी से आप खड़ा होना चाहते हो, कांग्रेस से, हमारे कई सारे राजनीतिक दल है ना, हमारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं बहुत सारी, तो आप किस पार्टी से खड़े हो तो चुनाव चिन्ह आपको दिए जाते हैं। उसके लिए फिर आप छठा काम क्या करेंगे, उसको आप उसके लिए प्रचार प्रसार करेंगे कि आप इस पार्टी से खड़े हुए हो। आप उसके लिए क्या करोगे, सब लोगों को बताओगे, नहीं बता, मैं इस पार्टी से खड़ा हुआ हूँ, आप मुझे वोट दीजिए। कई बार आपने देखा होगा जब इलेक्शन होते हैं तो जो कैंडिडेट खड़ा होता है वो डोर टू डोर जाकर अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करता है, भाषण देते हैं, है ना, रैलियां जुलूस निकालते हैं, रैलियां निकालते हैं, रैली निकालते देखा होगा कि इस पार्टी से ये खड़े हुए हैं, तो वो अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। तो ये टाइम पीरियड दिया जाता है 14 दिन के लिए हर पार्टी को, जो भी चुनाव में खड़े होते हैं, हर राजनीतिक दल को प्रचार प्रसार के लिए कितने टाइम पीरियड दिया जाता है? 14 दिन का। तो 14 दिन तक वो इसी काम को करते हैं, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। अब उसके बाद एक चीज और होती है कि चुनाव आयोग की तरफ से कुछ चीजें दी जाती हैं जिन्हें उन्हें फॉलो करना पड़ता है। आप में से कोई बता सकता है क्या नाम होता है उसका? आचार संहिता। बिल्कुल, आचार संहिता का, यानी कि चुनाव आयोग के द्वारा जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं, उनके द्वारा कुछ पॉइंट दिए जाते हैं जिसे हर कैंडिडेट को फॉलो करने पड़ते हैं। जैसे कि आप अपने चुनाव का, अपनी पार्टी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, तो आप उसके लिए किसी भी मंदिर का यूज नहीं करेंगे कि अपनी जो स्पीच दे रहे हो आप, उसके लिए किसी मंदिर में जाकर स्पीच नहीं दोगे, वहां पर मंदिर में देने के लिए अरेंजमेंट नहीं करोगे, यानी कि किसी धार्मिक स्थल का प्रयोग नहीं करना। किसके लिए? अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए। ठीक है। दूसरी बाउंडेशन होती है, आप अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार के लिए किसी भी गवर्नमेंट व्हीकल का प्रयोग नहीं करेंगे, यूज नहीं करेंगे। गवर्नमेंट व्हीकल मतलब उनकी गाड़ियां व बस वगैरह, उनका प्रयोग नहीं करेंगे। किसके लिए? प्रचार प्रसार के लिए। तीसरी चीज क्या होती है, यदि इलेक्शन चल रहा है, चुनाव का प्रोसीजर चल रहा है, तो उस समय आप किसी भी बड़ा जो प्लान है उसका इनॉग्रेशन नहीं करेंगे। जैसे कि कोई पुल बन रहा है, कोई डैम बन रहा है, या कोई बड़ा प्लान है, उसका इनॉग्रेशन नहीं करोगे। तो ये सारी क्या होती है? बाउंडेशन होती है चुनाव के समय। तो इन सब का यूज करना पड़ता है। हो गया, अपने आप ही बंद हो जाती है। बेटा ये वाले पॉइंट्स जो होते हैं, ये चुनाव करने के समय ध्यान रखे जाते हैं। ये सारे आपको ध्यान रखने हैं। ये आपने एक बार 9th में भी थोड़ा थोड़ा पढ़ा था। अब दोबारा आपका 11th में क्या हो रहा है भाई, आप सिविक्स पढ़ रहे हो। 9th में आपने सिविक्स पढ़ी थी, अब उसमें पढ़ रहे हो आप 11th में पॉलिटिकल साइंस, है ना। तो जब ये छोटी छोटी चीजें आपने पढ़ी थी, अब ये आपकी चीजें दोबारा आ रही है ना। तो अब इनको आप ध्यान से पढ़ेंगे। अगर आपको फिर भी कंफ्यूजन लगता है तो आप दोबारा पूछ लो, ठीक है। और कहीं पर आपको इंग्लिश में प्रॉब्लम आ रही है तो बेटा आप सेपरेट पूछो। हेलो हेलो, यस मैम। यस मैम। बेटा आगे अब आप कल जो है इसके वेरी शॉर्ट क्वेश्चन तैयार करेंगे, मैं उसका टेस्ट लूंगी। इस वाले